नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जितने भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और साइकोलॉजी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पैनिक विकृति क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि पैनिक विकृति क्या है। यहाँ पे आपको पैनिक विकृति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्केलकुलिया के लक्षण क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्केलकुलिया के लक्षण क्या है। यहाँ पे आपको डिस्केलकुलिया के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, काया रूप विकृतियों के लक्षण को सूचीबद्ध कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो काया रूप विकृति के लक्षण है, यहाँ पे आपको काया रूप विकृति के लक्षणों को सूचीबद्ध करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, असामान्य मनोविज्ञान के महत्व के क्षेत्र कौन कौन से हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो असामान्य मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको असामान्य मनोविज्ञान के महत्व के क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विध्रुवीय विकृति क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विध्रुवीय विकृति क्या है। यहाँ पे आपको द्विध्रुवीय विकृति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्साह विषाद मनोविकृति क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्साह विषाद मनोविकृति क्या है। यहाँ पे आपको उत्साह विषाद मनोविकृति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोविदलता के सामान्य लक्षण बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविदलता है, यहाँ पे आपको मनोविदलता के सामान्य लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंता विकार क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि चिंता विकार क्या है। यहाँ पे आपको चिंता विकार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एगोरोफोबिया के प्रमुख लक्षण क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो एगोरोफोबिया है, यहाँ पे आपको एगोरोफोबिया के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंता उन्माद के क्या कारण है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि चिंता उन्माद के क्या कारण है। यहाँ पे आपको चिंता उन्माद के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वियोजनात्मक व्यवहार क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि वियोजनात्मक व्यवहार क्या है। यहाँ पे आपको वियोजनात्मक व्यवहार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्भीति या फोबिया क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्भीति क्या है, फोबिया क्या है। यहाँ पे आपको दुर्भीति या फोबिया के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, असामान्य मनोविज्ञान के अर्थ तथा स्वरूप की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो असामान्य मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको असामान्य मनोविज्ञान के अर्थ बताना है तथा उसके स्वरूप की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, DSM-5 का उद्देश्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि DSM-5 का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे आपको DSM-5 का उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्रोफोबिया एवं एगोराफोबिया का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो एक्रोफोबिया है एवं जो एगोराफोबिया है, यहाँ पे आपको एक्रोफोबिया एवं एगोराफोबिया का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भीतियों का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्भीतियां हैं, यहाँ पे आपको दुर्भीतियों का स्वरूप स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकारण भय का संक्षिप्त कारण क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अकारण भय होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि अकारण भय का संक्षिप्त कारण क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, रोग भ्रम क्या है, इसमें नैदानिक लक्षण बतलाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि रोग भ्रम क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले रोग भ्रम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसमें नैदानिक लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्माद अथवा क्षोभोन्माद अथवा रूपांतरित उन्माद क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि उन्माद क्या है अथवा क्षोभोन्माद क्या है अथवा रूपांतरित उन्माद क्या है। यहाँ पे आपको इन तीनों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्जन हिस्टीरिया के कारण क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्जन हिस्टीरिया के कारण क्या है। यहाँ पे आपको कन्वर्जन हिस्टीरिया के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात
की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है भीषिका विकृति का उपचार बतलाइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो भीषिका विकृति है यहाँ पे आपको भीषिका विकृति का उपचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है आत्मविस्मृति के लक्षण बतलाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आत्मविस्मृति होता है यहाँ पे आपको आत्मविस्मृति के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है द्विध्रुवीय विकृति के क्या कारण है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्विध्रुवीय विकृति होता है यहाँ पे आपको द्विध्रुवीय विकृति के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है मनोविकृति के व्यवहारिक प्रारूप को स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविकृति है यहाँ पे आपको मनोविकृति के व्यवहारिक प्रारूप को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है मनोविदलता क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविदलता क्या है यहाँ पे आपको मनोविदलता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है लर्निंग डिसेबिलिटी के लक्षण क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो लर्निंग डिसेबिलिटी होता है यहाँ पे आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कारण क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है यहाँ पे आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संकेत या लक्षण बतलाइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है यहाँ पे आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संकेत बताना है या फिर उसके लक्षण बताना है। तो ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है असामान्य मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं इसके स्वरूप की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि असामान्य मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले असामान्य मनोविज्ञान के बारे में बताना है उसके बाद आगे आपको इसके स्वरूप की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सामान्यकृत चिंता विकृति का नैदानिक चित्र प्रस्तुत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्यकृत चिंता है यहाँ पे आपको सामान्यकृत चिंता विकृति का नैदानिक चित्र प्रस्तुत करना है यानी कि सामान्यकृत चिंता विकृति का नैदानिक चित्र आपको बनाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मनोविच्छेदी विकृति के लक्षणों तथा कारणों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविच्छेदी विकृति है यहाँ पे आपको मनोविच्छेदी विकृति के लक्षण बताना है तथा उसके कारणों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रमुख विषादी विकृति लक्षणों एवं कारणों की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रमुख विषादी विकृति होता है यहाँ पे आपको प्रमुख विषादी विकृति के बारे में बताना है लक्षणों के बारे में बताना है और उसके कारणों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है द्विध्रुवीय विकृति के अर्थ लक्षण कारण एवं उपचार का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो द्विध्रुवीय विकृति होता है यहाँ पे आपको द्विध्रुवीय विकृति का अर्थ बताना है लक्षण बताना है कारण बताना है और उसके उपचार का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है मनोविदलता क्या है इसके लक्षण कारण तथा उपचार की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविदलता क्या है यहाँ पे आपको सबसे पहले मनोविदलता के बारे में बताना है उसके बाद आगे आपको मनोविदलता के लक्षण बताना है उसके कारण बताना है तथा उसके उपचार की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्ग्राफिया क्या है लिखित अभिव्यक्ति के संकेत और लक्षणों को विकारों तथा निदान पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्ग्राफिया क्या है यहाँ पे आपको सबसे पहले डिस्ग्राफिया के बारे में बताना है उसके बाद आगे आपको लिखित अभिव्यक्ति के संकेत और लक्षणों को विकारों तथा निदान पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है मध्य व्यसन के कारणों तथा व्यवहारगत परिभाषाओं का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मध्य व्यसन के कारण है यहाँ पे आपको सबसे पहले मध्य व्यसन के कारण बताना है उसके बाद आगे आपको व्यवहारगत परिभाषाओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। बौद्धिक अक्षमता के कारण तथा नैदानिक चित्रों को स्पष्ट कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्धिक अक्षमता है यहाँ पे आपको सबसे पहले बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा स्पष्ट करना है उसके बाद आगे आपको बौद्धिक अक्षमता के कारण बताना है तथा उसके नैदानिक चित्रों को स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 9 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।